तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले लेक्चर के दौरान क्या एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से लेक्चर को बीच में रोकना पड़ा। जिसके दौरान हम भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात कर रहे थे। तो उस दौरान हम बात कर रहे थे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए जाने वाले सुधारों के बारे में। तो 1852 में लॉर्ड डलहौजी भारत में तार सेवा की शुरुआत करते हैं। 1852 में क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में तार सेवा की शुरुआत या टेलीग्राम सर्विस की शुरुआत की। फिर तार विभाग का जो प्रमुख है ओशेग्नेसी को बनाया गया। तार विभाग का जो प्रमुख है, हेड है, किसे बनाया गया? ओशेग्नेसी को इसका प्रमुख बनाया गया। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल सेवा की शुरुआत की। क्या? 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल सेवा की शुरुआत की। भारत में पहली रेल बॉम्बे पोरबंदर से थाने के बीच में चलाई गई थी। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई? बॉम्बे से थाने के बीच में, अर्थात बॉम्बे में बोरीबंदर है, वहां से थाने के बीच में पहली रेल चलाई गई 1853 में। भारत में पहले रेल इंजन की बात करें तो फेरी क्वीन था उसका नाम। भारत का जो पहला रेल इंजन था, तो रेल इंजन का नाम क्या था? फेरी क्वीन। यदि आपको मुंबई जाने का मौका मिले तो ये फेरी क्वीन इंजन आज भी वहीं रखा हुआ है। 1854 में क्या? 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने डाकघर अधिनियम 1854 के तहत भारत में डाक सेवा की शुरुआत की। भारत में क्या करता है लॉर्ड डलहौजी? डाक सेवा की शुरुआत करता है। जब उन्होंने डाक सेवा की शुरुआत की तो डाक टिकट के 2 पैसे लिए जाते थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजों के लिए डाक टिकट को अनिवार्य कर दिया। क्या किया? जो सैनिक थे, पहले क्या होता था कि सैनिकों का जो डाक के लिए पैसा नहीं लिया जाता था, डाक टिकट के रूप में पैसा नहीं लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने सैनिकों के लिए जो डाक टिकट लिया जाता है उसको अनिवार्य कर दिया कि अब उस पर पैसा उनको भी देना होगा। अतः सैनिकों के लिए जो मुफ्त डाक सेवा थी इसको बंद कर दी। 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग मतलब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो हमारे पुलिया, रोड और सार्वजनिक निर्माण की जो इमारतें हैं उनका निर्माण करता है, उस विभाग को बनाया गया। कब? 1854 में। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने उत्तर प्रदेश में गंग नहर का निर्माण भी करवाया था। 1854 में ही लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में गंग नहर का निर्माण करवाया। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा में बहुत सारे सुधार किए, और ये सुधार क्या? चार्ल्स वुड के नेतृत्व में किए गए थे, इसलिए उन्हें वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। ये जो शिक्षा में सुधार किया गया था, ये हमारे चार्ल्स वुड के नेतृत्व में किया गया, इसलिए इनको वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उस समय क्या चार्ल्स वुड क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हुआ करते थे। वुड डिस्पैच की बात करें तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं। अब वुड डिस्पैच की बात करते हैं, वुड डिस्पैच में कौन कौन से प्रावधान थे? तो डलहौजी के टाइम पे वुड डिस्पैच लागू किया गया। तो वुड डिस्पैच के क्या क्या प्रावधान थे? अंग्रेजी शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। तो हमारे वुड डिस्पैच की पहली लाइन क्या आती है? अंग्रेजी की जो शिक्षा नीति है इसका उद्देश्य क्या है? हमारे पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, अर्थात जो, और माध्यमिक शिक्षा अर्थात 5वीं से 10वीं तक की शिक्षा अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में दी जाएगी। उच्च शिक्षा हमारे अंग्रेजी में दी जाएगी। तो इसमें शिक्षा का 3 स्तर किए गए, पहली से 5वीं तक, दूसरे 5वीं से 10वीं तक, और तीसरा स्तर 10वीं से आगे। ठीक है, तो पहली से 5वीं तक तो शिक्षा क्या स्थानीय भाषा में दी जाएगी, अर्थात जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, गुजराती, तो जो भी जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ की स्थानीय भाषा में दी जाएगी। 5वीं से 10वीं की बात करें तो 5वीं से 10वीं तक की शिक्षा हमारे अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में दी जाएगी, और 10वीं से आगे की शिक्षा हमारे केवल अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। तो हमारे वुड डिस्पैच में शिक्षा के 3 स्तर कर दिए गए। जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर दोनों भाषाओं में स्कूल खोले जाएंगे, अर्थात एंग्लो मतलब अंग्रेजी और वर्नाकुलर मतलब देसी, दोनों भाषाओं में क्या स्कूल खोले जाएंगे। 500 प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी, और इनमें क्या कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, जो गवर्नर जनरल को अपनी रिपोर्ट देंगे। जितने 5 प्रांत है, 500 प्रांतों में क्या शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षा विभाग की स्थापना करेंगे, और इनमें क्या एक कमिश्नर लगाएंगे हर विभाग के अंदर, जो क्या करेंगे गवर्नर जनरल को अपनी रिपोर्ट देंगे। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इनमें क्या यूनिवर्सिटियाँ खोली जाएगी, यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी कहाँ पे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। जो अध्यापक है उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी, जो अध्यापक है अध्यापकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।
फिर आता है हमारा महिला की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्य किए जाएंगे। तो महिला, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तीनों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। तो इस तरह हमने वुड डिस्पैच के बारे में बात कर ली। ये सब हम एक तरह का रिविजन मोड के अंदर पढ़ रहे हैं ताकि कम समय में पूरा कोर्स कवर किया जा सके। लॉर्ड डलहौजी के जो प्रशासनिक सुधार है उनकी बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने नए जीते गए जितने भी क्षेत्र थे उनमें नॉन रेगुलेशन ऑफ अरेंजमेंट लागू कर दिए। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, जो नए जीते हुए क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में नॉन रेगुलेशन ऑफ अरेंजमेंट लागू कर दिया और इनमें जो कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है वो क्या करते थे, सीधे गवर्नर जनरल को अपनी रिपोर्ट देते थे, अर्थात गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। अब बात करेंगे गवर्नर जनरल जो हमारे लॉर्ड डलहौजी है उनके सैनिक सुधारों की। उन्होंने कौन कौन से सैनिक सुधार किए, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सैनिक मुख्यालय कलकत्ता से शिमला शिफ्ट कर दिया गया। जो हमारा सैनिक मुख्यालय था वो कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट कर दिया, हमारे शिमला में शिफ्ट कर दिया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो तोपखाना या बारूद खाना है कलकत्ता से मेरठ ला दिया गया। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जो तोपखाना है बारूद खाना कलकत्ता से मेरठ ले आए डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने सेना में यूरोपियन, सिखों और जो गोरखे हैं इनकी संख्या बढ़ा दी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, सेना में यूरोपियंस, सिख और गोरखे इनकी संख्या को बढ़ा दिया। तो इस तरह हम देख सकते हैं लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे भारत के इतिहास में। फिर इसके बाद आते हैं हमारे सारे वायसराय। 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके अनुसार भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। किसके तहत, 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। लॉर्ड कैनिंग क्या भारत का पहला वायसराय बनता है। लॉर्ड कैनिंग क्या बनता है, हमारा भारत का पहला वायसराय बनता है। तो वायसराय कैनिंग की बात करते हैं। 1856 से 1862 तक इनका शासनकाल रहा। 1856 में धारा 15 के तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कर दिया गया। कब, 1856 में हमारे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसको पारित कर दिया गया। कब, धारा 15 के अंतर्गत। और ये कानून हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से किया गया था। जो हमारे विधवा पुनर्विवाह कानून है ये हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लागू किया गया था। कानून के तहत भारत में प्रथम विधवा पुनर्विवाह में भी 1956 में ही हुआ था। अर्थात पहला विधवा पुनर्विवाह भी कब हुआ था, 1956 में हुआ था कानून के तहत। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 में लंदन विश्वविद्यालय की जैसे ही भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। 1857 में क्या हुआ, लंदन विश्वविद्यालय में जैसी यूनिवर्सिटियां बनी हुई है उसी तरह कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय बनाए गए। फिर 1861 में, कब, 1861 में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट, क्या 1861 में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित कर दिया गया। बाद में बॉम्बे और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना भी कर दी गई। क्या, 1861 में हमारे इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया। बाद में कालांतर में बॉम्बे और मद्रास में क्या हाईकोर्ट की स्थापना कर दी गई। फिर क्या है, जो हमारे सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी इनको अलग अलग भी किया गया। क्या किया गया, सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी इनको अलग अलग किया गया। सीपीसी का मतलब होता है सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और हमारा आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। तो इन तीनों कोड है, तीनों कोडों या तीनों संहिताओं को अलग अलग किया गया। सिविल प्रोसीजर कोड मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल मतलब अपराध प्रक्रिया संहिता, इंडियन पेनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता। वर्तमान में इन तीनों संहिताओं का नाम बदल दिया गया। 1860 में जेम्स विल्सन के नेतृत्व में आर्थिक सुधार किए गए। किसके नेतृत्व में, जेम्स विल्सन के नेतृत्व में क्या आर्थिक सुधार किए गए। 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया। भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया, 1860 में बजट पेश किया गया। और 1860 में पहली बार आयकर इनकम टैक्स भी लगाया गया। और इनकम टैक्स कितना हुआ करता था, 500 रुपये से यदि किसी की ज़्यादा आय है तो उस पर 1% टैक्स लगाया जाता था। कौन सा, इनकम टैक्स। इसके बाद आता है हमारे वायसराय कौन, लॉर्ड एल्गिल प्रथम। अगले वायसराय हमारे लॉर्ड एल्गिल प्रथम, जिनका शासन 1862 से 1863 रहा। लॉर्ड एल्गिल प्रथम ने वहाबी जो आंदोलन है इसका दमन किया था। लॉर्ड एल्गिल प्रथम ने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में लॉर्ड
एल्गिल प्रथम की मृत्यु हो गई थी। 1863 में धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, वहाँ पे लॉर्ड एल्गिल की मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने जो वहापी आंदोलन था उसका दमन किया था, किसने? लॉर्ड एल्गिल प्रथम ने। फिर आते हैं हमारे जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस का शासनकाल 1863 से 1869 तक रहा। कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया गया था इनके टाइम पे कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। 1865 में भारत से ब्रिटेन के बीच में समुद्री टेलीग्राफ या तार सेवा की शुरुआत की गई। कहाँ से कहाँ तक? भारत से ब्रिटेन के बीच में। कैसी तार सेवा? समुद्री तार सेवा था, समुद्र के अंदर से जाने वाली। जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति क्या? कुशल आक्रमण्यता की नीति अपनाई, अर्थात कुछ नहीं करना, ये भी एक प्रकार की नीति थी। कुशल आक्रमण्यता की नीति, ये शब्द है ना हमारे JWS वाइली ने दिया था। कुशल आक्रमण्यता शब्द किसने दिया? JSW वाइली ने। और ये नीति किसने अपनाई थी? जॉन लॉरेंस ने। हमारे अगले गवर्नर जनरल और वाइसराय हैं कौन? लॉर्ड मेयो। कौन? लॉर्ड मेयो, जिनके नाम पे हमारे जो ये अजमेर में मेयो कॉलेज बनाया गया। 1869 से 1872 तक इनका शासनकाल रहा था। 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा भारत में प्रायोगिक जनगणना करवाई गई थी। क्या? प्रायोगिक जनगणना 1872 में किसके द्वारा करवाई गई? लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण या फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की। क्या? वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, अर्थात जो हमारे केंद्र के अलग बजट बनेंगे, राज्यों के अलग बजट बनेंगे। ये सब किसने तय किया? सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने। जो सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार के अंदर, उसका निरीक्षण करते समय शेर खां अफरीदी जो अफगानी था, उन्होंने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। उसी के टाइम पे 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पारित किया गया था। लॉर्ड मेयो ने भारतीय जेलों में बहुत सारे सुधार किए थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर ये ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते। अगले हमारे वायसराय हैं कौन? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से 1876 तक इनका शासन रहा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने लॉर्ड मेयो की याद में अजमेर में 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो आप याद रखेंगे, अजमेर में 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। किसकी याद में? लॉर्ड मेयो की याद में हमारे किसकी? मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कुका आंदोलन, जो राम सिंह कुका था, उनका जो आंदोलन था नामधारी आंदोलन, तो उस आंदोलन को दमन किया किसने? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। इसके बाद हमारे हमारे अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड लिटन। कौन आता है? लिटन। तो 1876 से 1880 तक इनका शासनकाल रहा। लिटन ने ओवेन मैडेरिथ के नाम से साहित्य लिखा था। लॉर्ड लिटन क्या करता था? ओवेन जो मैड्रिथ है, इसके नाम से साहित्य लिखा करता था। 1876 में शाही उपाधि अधिनियम, क्या? 1876 में शाही उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 पारित किया गया। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि भी इन्हीं के टाइम पे दी गई थी। इन्हीं के टाइम पे 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। साथ ही साथ जो महारानी विक्टोरिया है, इनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई। दिल्ली दरबार में काफ़ी सारा खर्चा किया गया। जो हमारे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, इसकी वजह से खर्चा बहुत हो गया, जिसके कारण भारतीय समाचार पत्रों ने लॉर्ड लिटन की बहुत सारी आलोचना की। क्यों? क्योंकि उस समय भारत में क्या है? अकाल पड़ा हुआ था। इस वजह से लॉर्ड लिटन की बहुत सारी आलोचना होती है। लॉर्ड लिटन क्या करता है? भारतीय मीडिया से नाराज हो जाता है और रिचर्ड स्ट्रेची और फिर क्या करता है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का गठन करता है, अर्थात एक कानून पारित कर देता है। साथ ही साथ एक बात और है लॉर्ड लिटन के बारे में, इन्हीं के टाइम पे स्ट्रेची, क्या? रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में क्या अकाल आयोग की स्थापना की जाती है। किनके नेतृत्व में? रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग की स्थापना की जाती है। अब वो नाराज तो हो जाते हैं भारतीय मीडिया से, फिर क्या करते हैं? एक अधिनियम पारित करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत देशी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्र और प्रेस सरकार के खिलाफ यदि लिखते हैं तो जब्त कर लिए जाएंगे। तो इस एक्ट के अनुसार क्या था? देशी और स्थानीय भाषा के जो भी समाचार पत्र या प्रेस है, यदि सरकार के खिलाफ लिखते हुए पाए जाते हैं तो उनको जब्त कर लिया जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के सभी अधिकार क्या है? जिला मजिस्ट्रेट को दे दिए गए, अर्थात वह तय करते थे कि राष्ट्रपति वो हमारे सरकार के खिलाफ लिखा है या नहीं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी कहते थे, अर्थात जो जुबान बंद करने वाला एक्ट है, अर्थात जो हमारे जानवरों में
को के मुंह पर लगाया जाता था गैगिंग, तो इसे गैगिंग एक्ट कहते थे। फिर बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो इसके तहत कौन कौन से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित समाचार पत्र कौन कौन से थे। पहला समाचार पत्र हमारे सोम प्रकाश था। कौन सा समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र सोम प्रकाश, जो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। दूसरा हमारा समाचार पत्र ढाका प्रकाश है। तीसरा भारत मिहिर। तो इस तरह हमने देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कौन कौन से समाचार पत्र बंद किए गए। पहला सोम प्रकाश, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित था। दूसरा ढाका प्रकाश। तीसरा भारत मिहिर। चौथा हमारा सहचर। कौन सा समाचार पत्र है, सहचर। तो इस तरह हमने देखा बहुत सारे समाचार पत्र थे जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत बंद कर दिए गए। बात करें एक समाचार पत्र की, अमृत बाजार पत्रिका। अगला समाचार पत्र कौन सा हमारा, अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका हमारे मोतीलाल घोष के द्वारा छापा जाने वाला अखबार था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका को बांग्ला से सीधा अंग्रेजी में बदल दिया गया, क्योंकि ये कानून था, ये हमारे जो देशी अखबार होते थे उन्हीं पर लागू होता था, इसलिए इस अखबार को देसी से सीधा अंग्रेजी भाषा में बदल दिया गया। एक समाचार पत्र आता था पायोनियर न्यूज़पेपर, पायोनियर समाचार पत्र। तो पायोनियर समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि एक्ट बहुत अच्छा है। अब हमने थोड़ी देर पहले था भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, ये भी इन्हीं के टाइम पे लागू किया गया है। भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत भारत में हथियार के लिए लाइसेंस रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अंग्रेज तो हथियार रख सकते हैं, लेकिन भारतीय यदि हथियार रखेंगे तो उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और ये कानून किन पे था, भारतीय पे लागू था, इसलिए ये कानून क्या था, भेदभावपूर्ण था। फिर इन्हीं के टाइम पे क्या, वैधानिक जनपद सेवा एक सेवा होती है, सर्विस होती है, वो लाई गई। लॉर्ड लिटन क्या, आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, इनमें भारतीय को प्रवेश को रोकना चाहते थे। लॉर्ड लिटन क्या करते चाहते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों का प्रवेश रोकना चाहते थे। इसलिए लॉर्ड लिटन ने एक नई सेवा की शुरुआत की, जिसे कहते हैं वैधानिक जनपद सेवा। इसका पद श्रेणी और वेतन आईसीएस से थोड़ा सा कम होता था। वैधानिक जनपद सेवा की संख्या जितनी आईसीएस की वैकेंसी होती थी उनकी 1/6 हुआ करती थी। वैधानिक जनपद सेवा की नियुक्ति प्रांतीय और राज्य सरकारों की सिफारिशों पर की जाती थी, तथा सिफारिश जिसकी की जाती थी उन्हीं को इन पदों पर लगाया जाता था। कुछ वर्षों के बाद इस व्यवस्था को ब्रिटेन से बंद कर दिया गया। जो ये व्यवस्था थी इसको ब्रिटेन से बंद कर दिया गया और आईसीएस की अधिकतम आयु कितनी कर दी गई, 19 वर्ष। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। आईसीएस की अधिकतम आयु कितनी कर दी गई, 19 वर्ष कर दी गई। और जो हमारी वैधानिक जनपद सेवा है कि इनकी जो संख्या कितनी होती थी, 1/6 किसकी, आईसीएस की, इंडियन सिविल सर्विसेज की। और इनके पदों पर नियुक्ति कैसे करते थे, प्रांतीय या राज्य सरकारों की सिफारिशों पर। और ये क्यों लाई गई थी, ताकि जो हमारा आईसीएस है इसमें भारतीय का प्रवेश रोके। अब बात करें भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करें, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें योग्यता को प्रशासन का आधार बनाया गया। अर्थात पहले क्या होता था, आईसीएस के जो अधिकारी होते थे उनकी नियुक्ति सीधी ही कर दी जाती थी, लेकिन 1833 में ये कहा गया कि आईसीएस के जो अधिकारी होंगे वो एक परीक्षा देंगे जिसमें योग्यता के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। 1853 के जो चार्टर एक्ट में आईसीएस के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया कि एक लिखित परीक्षा ली जाएगी, उसमें जो पास होगा उसे ही आईसीएस अधिकारी बनाया जाएगा। 1854 में आईसीएस के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया। क्या आईसीएस के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया या मैकाले समिति बनाई गई। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने हमारे आईसीएस के, अर्थात जो हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा को पास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। 1919 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा के सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। इसके तहत 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत 1922 में पहली बार आईसीएस की परीक्षा का आयोजन किया गया। क्या 1922 में क्या किया गया, पहली बार भारत में आईसीएस परीक्षा का आयोजन किया गया। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा कब से आयोजित मानी जाती है, तो हमारे 1922 में की जाती है। 1 अक्टूबर 1926 को, कब 1 अक्टूबर 1926 को हमारी यूपीएससी या एफपीएससी की स्थापना की गई।
अर्थात यूपीएससी को पहले एफपीएससी कहते थे, अर्थात फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता था, संघीय लोक सेवा आयोग। तो ये स्थापना कब की गई? 1926 में। तो हमारे लॉर्ड लिप्टन हो गए। अब आते हैं हमारे लॉर्ड रिपन। कौन आते हैं? लॉर्ड रिपन। रिपन की बात करते हैं 1880 से 1884 तक इनका शासनकाल रहा। लॉर्ड रिपन को भला रिपन, सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड रिपन को किस नाम से जाना जाता है? भला रिपन, सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है। 1881 में लॉर्ड रिपन ने भारत में प्रथम नियमित जनगणना करवाई थी। जो हमारे लॉर्ड रिपन है, तो लॉर्ड रिपन ने भारत में क्या किया? पहली बार नियमित रूप से जनगणना करवाई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन ने मैसूर विलय किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया। लॉर्ड रिपन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको भी रद्द कर दिया। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई, अर्थात जो हमारे नगर पालिका, नगर बोर्ड, इस तरह की चीज़ें बनाई गई। किसके टाइम पे बनाई गई? हमारे लॉर्ड रिपन के टाइम पे बनाई गई, इसलिए इनको भला रिपन, सज्जन रिपन कहा जाता है। जो मिस्र में भारतीय सेना का खर्च भेजने के सवाल था, इसमें रिपन ने इस्तीफा दे दिया था। रिपन ये चाहते थे कि जैसे मिस्र में ब्रिटिश और मिस्र के बीच में युद्ध हो रहा है, तो सेना भारत से भेजी गई। तो रिपन ये चाहते थे कि जब युद्ध उन दोनों के बीच में हो रहा है तो भारत से सेना नहीं जाएगी, साथ ही साथ जो भारतीय सेना वहाँ पे लड़ेगी तो उसका खर्चा भारतीय सरकार से नहीं लिया जाएगा, वह इंग्लैंड से आना चाहिए। तो इंग्लैंड ने मना कर दिया। तो इसी बात पे हमारे रिपन इस्तीफा दे देता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारतीयों का उद्धारक कहा, रिवाइवर ऑफ इंडिया कहा था। किसे? हमारे लॉर्ड रिपन को। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इसको नर्सिंग की जननी भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? नर्सिंग की जननी कहा जाता है। हमारे लॉर्ड रिपन के टाइम पे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 भी पारित किया गया। क्या? प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 हमारे लॉर्ड रिपन के टाइम पे पारित किया गया। 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा पहला कारखाना अधिनियम लाया गया। अब इस पहला कारखाना अधिनियम के क्या क्या नियम थे? नियम तो बहुत सारे थे, लेकिन खास कौन से थे? ये नियम क्या? कम से कम 100 मजदूर रखने वाले कारखानों पर ही लागू होगा। ऐसे कारखाने जिसमें कम से कम 100 मजदूर हो, तो ऐसे कारखानों में 7 वर्ष तक के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। मतलब इससे 7 वर्ष से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे, और 7 से 12 साल के बच्चे केवल 9 घंटे ही काम करेंगे। क्या? केवल 9 घंटे ही काम करेंगे, हमारे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अनुसार। फिर बात करें रिपन की, तो रिपन के टाइम पे एक आयोग बनाया गया जिसे कहते हैं हंटर आयोग। आयोग का नाम क्या? हंटर आयोग। 1882 में भारत में शिक्षा सुधार के लिए, किसके लिए? शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग बनाया गया। अब इसकी बात करें तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, इन दोनों को सुधार करने के लिए बनाया गया था। अब हंटर आयोग तो बना दिया। अब हंटर आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी उनकी बात करें, तो हंटर आयोग की सिफारिशें की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा तो सरकार के द्वारा ही दी जानी चाहिए। हंटर आयोग ने क्या माना? प्राथमिक शिक्षा तो सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व किसको दे दिया जाना चाहिए? स्थानीय सरकार को। स्थानीय स्वशासन, जैसे हमारी नगर पालिका, पंचायतें, इनको हमारे प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए। शिक्षा के लिए जो उपकर है वह लगाया जाना चाहिए, अर्थात एक सेस, अर्थात टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, वह टैक्स लगाया जाना चाहिए। किसके ऊपर? शिक्षा के ऊपर। माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए, एक तो व्यावसायिक शिक्षा और एक साहित्यिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? ताकि रोजगार मिले। साहित्यिक शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? ताकि बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिले। तो हम बात करें हंटर आयोग की, तो हंटर आयोग की जो सिफारिश है वो क्या क्या थी? प्रेसिडेंसी जितने भी नगर हैं उनमें अतिरिक्त, उनके अलावा भी महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रेसिडेंसी नगरों में महिला शिक्षा के लिए कॉलेज तो बनाए गए थे, लेकिन हंटर आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में हो, बाहर भी इनकी गठन किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए, इसके लिए अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए। अर्थात जो निजीकरण का मतलब, निजी क्षेत्र को भी इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। किसके लिए? उच्च शिक्षा के लिए। जो हमारे रिपन था, तो रिपन के टाइम पे ही इल्बर्ट बिल विवाद हो जाता है। कौन सा विवाद? इल्बर्ट बिल विवाद, जिसके अंदर कोई भी भारतीय न्यायाधीश फौजदारी मामले में अंग्रेज मुजरिम को सजा नहीं दे सकता था। तो आप देख सकते हैं क्या नियम था। कि जज है ये, यदि भारतीय है, क्या है? भारतीय
तो ये क्या, अंग्रेज यदि मुजरिम आता है तो इसको सज़ा नहीं दे सकता, ये केवल भारतीय मुजरिम आएगा ना इसी को सज़ा दे सकता है। लेकिन यदि अब इसको उल्टा कर दे कि यदि ये अंग्रेज है, क्या है, अंग्रेज है, तो ये भारतीयों को भी सज़ा दे सकता है और अंग्रेजों को भी सज़ा दे सकता है। तो रिपन के टाइम पे क्या किया गया, क्या, रिपन के टाइम पे ये कहा गया कि भारतीय भी अंग्रेजों को सज़ा दे सकते हैं और अंग्रेज भी भारतीय को सज़ा दे सकते हैं, अर्थात कोई भी जज किसी को भी सज़ा दे सकता है। अब इस भेदभाव को दूर करने के लिए जो इल्बर्ट बिल लाया गया था, जो भेदभाव पहले होता था, इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया, जिसका विरोध किसने किया, अंग्रेजों ने किया। इसी बात को दूसरा श्वेत विद्रोह कहते हैं। दूसरा श्वेत विद्रोह किसे कहते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद को। बाद में ऐसे मामलों में ज्यूरी का प्रावधान किया गया। क्या किया गया कि जैसे मान ले एक जज है, हिंद भारतीय जज, अब इसके सामने अंग्रेज कोई मामला आ जाता है, तो यहाँ क्या एक बॉक्स बना के रखेंगे। यदि आपने एक रुस्तम मूवी देखी होगी, जो अक्षय कुमार की मूवी है, जिसमें इलियाना डिक्रूज और अक्षय कुमार हीरो हीरोइन होते हैं, तो उसमें यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो उसमें बार बार जज से बात करने से पहले किधर देखता था अक्षय कुमार, एक ज्यूरी की तरफ देखता था। ज्यूरी में क्या 12 आदमी बैठे होते थे, कितने, 12 सदस्य बैठे होते थे। तो जज जब भी निर्णय लेगा लास्ट में तो ज्यूरी से पूछ के लेगा। ज्यूरी में क्या थे, 12 सदस्य हुआ करते थे। ज्यूरी में आधे से ज़्यादा सदस्य कैसे होते थे, अंग्रेज हुआ करते थे। और ज्यूरी में पीसी इल्बर्ट विधि सदस्य हुआ करता था। जब भी वह निर्णय लेगा जज, तो वह क्या ज्यूरी से राय करने के बाद ही। प्रथम श्वेत विद्रोह की बात करें तो प्रथम श्वेत विद्रोह हमारे रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल में जब दोहरे भत्ते बंद कर दिए गए थे, इसके समय पर हमारे प्रथम श्वेत विद्रोह हुआ था। अगले हमारे वायसराय आते हैं कौन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन हमारे 1884 से 1888 तक रहे। 28 दिसंबर 1885 को इन्हीं के टाइम पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो हमारे लॉर्ड डफरिन है, इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के जनक की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम क्या कांग्रेस के जनक माने जाते हैं। ए.ओ. मतलब एलन ऑक्टोविन ह्यूम। कांग्रेस क्या लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है। कांग्रेस क्या मानी जाती है, लॉर्ड डफरिन की उपज, दिमाग की उपज मानी जाती थी, क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह, अर्थात ऐसे लोगों का समूह है जिनकी सोच कैसी है, संकीर्ण, छोटी सोच वाले। तो वो सोचते थे कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि भारतीय है, उनके दिमाग में क्या गुस्सा आ रहा है, धीरे धीरे गुस्सा यदि गलत तरह से फटेगा तो क्या होगा, ये अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्या है कि हम क्या इनके लिए कोई एक संस्था का गठन कर देते जहाँ वे साल भर में एक बार मिलेंगे और उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस क्या लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के समय लॉर्ड डफरिन ने एक उद्यान में अर्थात गार्डन में शाही दावत का आयोजन भी किया था। और लॉर्ड डफरिन ने बर्मा पर आक्रमण किया और बर्मा का विलय किसमें कर दिया, ब्रिटिश भारत में। तो इस तरह लॉर्ड डफरिन का शासनकाल चलता है, जो हमारे वायसराय थे। बात करें, यह अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के तहत किया गया था। यह विलय हमारे अंग्रेजी जो विरासत थी इसके अंदर सबसे बड़ा विलय माना जाता है। फिर डफरिन के बाद आते हैं हमारे लॉर्ड लैंसडाउन। हमारे अगले वायसराय कौन, लॉर्ड लैंसडाउन। इनकी बात करें 1888 से 1894 तक। लॉर्ड लैंसडाउन के समय भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन खींची गई थी। किस किस के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक डूरंड लाइन खींची गई थी। इन्हीं के टाइम पे कारखाना अधिनियम 1981 आया था, अर्थात दूसरा कारखाना अधिनियम था ये। तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 की क्या बात थी, पहले तो क्या होता था कि वह 100 मजदूर जहाँ पे काम करते थे उन पे एक लागू होता था। अब इसको घटा करके 50 मजदूर कर दिया गया, अर्थात यह अधिनियम 50 से ज़्यादा मजदूर जहाँ जिस फैक्ट्री में जिस कारखाने में काम करते हैं उन पे ये लागू होता है। पहले इसमें 7 वर्ष का नियम था, तो 7 वर्ष से छोटे जो बच्चे होते थे उनको बच्चा माना जाता था। लेकिन इसने क्या किया, 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बच्चा माना गया और कहा कि 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में काम नहीं करेंगे। 9 वर्ष से 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ये केवल 7 घंटे काम करेंगे और महिलाएं 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगी। और जो भी महिलाएं केवल सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे के बीच में ही काम करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। फिर आता हमारा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जो 1894 से 1899 के बीच में
रहे थे। कौन? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया था इन्होंने। क्या? जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया इनके द्वारा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन था क्या? भारत को तलवार के दम पर ही जीता गया है और तलवार के दम पर ही रखा जाएगा, ये कहा जाता था। किसके द्वारा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा। ये कहानी एक लाइन पूछी गई थी कि भारत को तलवार के दम पे जीता गया है, तलवार के दम पर ही रखा जाएगा। ये बात किसने कही थी? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। हम ये वो बातें पढ़ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या कहानियाँ हमें अच्छी लगती है, लेकिन कई बार कहानियाँ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कम होती है। हम ये कम समय में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगले हमारे वायसराय लॉर्ड कर्जन की। ये हमारे 1899 से 1905 तक रहे थे। लॉर्ड कर्जन क्या? सबसे अनुभवी गवर्नर जनरल और वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन ने गवर्नर जनरल बनने से पहले भारत की 4 बार यात्रा की थी। जो हमारे लॉर्ड कर्जन थे, तो कर्जन ने गवर्नर जनरल बनने से पहले क्या भारत की 4 बार यात्रा की। लॉर्ड कर्जन ने भारत के जो पड़ोसी देश वहाँ की भी यात्रा की थी। लॉर्ड कर्जन सबसे युवा वायसराय बने। बाल गंगाधर तिलक ने इसके लिए कहा था कि कैसा दुर्भाग्य है, अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ भारत आए। तो ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने तो लॉर्ड कर्जन की तुलना हमारे औरंगजेब से कर दी थी, एक तानाशाही शासक के रूप में एक तुलना कर दी थी। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड कर्जन के आगे की बात करें तो रॉबर्टसन के नेतृत्व में लॉर्ड कर्जन ने भारत में रेलवे सुधार किए थे। किसके नेतृत्व में? रॉबर्टसन के नेतृत्व में भारत में लॉर्ड कर्जन ने रेलवे में सुधार किया। भारत में रेलवे का सबसे अधिक विकास लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही हुआ था। भारत में क्या रेलवे का सबसे अधिक विकास किसके टाइम पे हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। फिर इनके टाइम पे एक अकाल आयोग का गठन भी किया गया। अकाल आयोग के गठन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। लॉर्ड कर्जन के समय भारत में 56वां अकाल अर्थात 1899 में पड़ा था। 1899 में हमारे 56वां अकाल पड़ा था। जब विक्रम संवत के अनुसार देखें तो 1956 होता है। फिर कर्जन के टाइम पे हमारे सिंचाई आयोग का गठन भी किया गया। लॉर्ड कर्जन ने स्कॉट मॉनक्रिफ, जो हमारा स्कॉट मॉनक्रिफ है, इसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया। स्कॉट मॉनक्रिफ की सिफारिशों की बात करें तो उन्होंने क्या सिफारिश दी? उन्होंने कहा सिंचाई पर, उन्होंने क्या कहा? सिंचाई पर अगले 20 वर्षों में 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने चाहिए। उनकी सिफारिश क्या थी कि 20 वर्षों में 4.5 करोड़ रुपए किस पे खर्च किए जाने चाहिए? सिंचाई पर। कर्जन के टाइम पे हमारे पुलिस आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन ने एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, किसकी? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। फिर पुलिस आयोग का गठन तो कर दिया। अब एंड्रयू फ्रेजर ने कुछ सिफारिशें दी पुलिस आयोग के रूप में। उन्होंने कहा पुलिस कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, तभी उनकी दक्षता बढ़ सकती। उच्च पदों पर पुलिस में सीधी भर्ती की जानी चाहिए। पुलिस कर्मियों के पदों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। क्या होना चाहिए? पुलिस कर्मियों के पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। प्रांतीय पुलिस की भर्ती और स्थापना की जानी चाहिए, अर्थात प्रांतों के द्वारा भी पुलिस की भर्ती की जानी चाहिए। केंद्रीय गुप्तचर बोर्ड मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए। हमारे कर्जन के टाइम पे ही विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी किया गया। इसका विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया किसके समय पे? कर्जन के समय पर। तो हमारे कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। क्या बुलाया गया? शिमला सम्मेलन बुलाया गया कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा पर चर्चा करने के लिए। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। तो आप याद रखेंगे किसके अध्यक्षता में? टॉमस रेले। किसके टाइम अध्यक्षता में? टॉमस रेले की अध्यक्षता में उन्होंने विश्वविद्यालय जो आयोग है इसका गठन किया। अब विश्वविद्यालय आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी थे। कौन कौन? एक तो हमारे गुरदास बनर्जी और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन कौन से 2 हमारे भारतीय सदस्य थे इसमें? एक तो गुरदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी। बात करें इसकी विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इस आयोग ने जो सिफारिश दी थी इसी के आधार पर हमारे विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था।
और जो हमारे विश्वविद्यालय अधिनियम था, इसकी कौन कौन सी बातें थी वो देखिए। 1904 में जब विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, तो विश्वविद्यालय के द्वारा भी शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या? विश्वविद्यालय के द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। सभी विश्वविद्यालयों के सीनेट में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार हमारे गवर्नर जनरल तय करेगा, अर्थात ये एक विश्वविद्यालय में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, ये हमारे कौन तय करेगा? गवर्नर जनरल तय करेगा। निजी कॉलेजों के जो विश्वविद्यालय से मान्यता लेने की शर्तें हैं, उनको कठोर कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन कॉलेज के छात्रों की जो बढ़ रही राष्ट्रवादी भावनाएं थी, उनको कुचलना चाहता था। इसलिए कर्जन ने क्या किया? विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया। लॉर्ड कर्जन क्या चाहते थे? विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया विश्वविद्यालय पर। एक कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 भी पारित किया गया। क्या? कलकत्ता नगर निगम अधिनियम 1899 में पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन ने नगर निगम में सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ा दी। क्या कर दिया? लॉर्ड कर्जन ने नगर निगम में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, और उन्हें कलकत्ता नगर निगम इतना पसंद आ गया था कि उन्होंने कहा, अर्थात लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मैं रिटायर होने के बाद कलकत्ता नगर निगम का महापौर या मेयर बनना पसंद करूँगा। अर्थात भारत का वायसराय ये चाहता है रिटायर होने के बाद कि कलकत्ता का नगर निगम का वो मेयर बनना चाहता था। अर्थात कितना इम्पोर्टेंट होता होगा वह महापौर या मेयर का पद। वैसे इस पद पे हमारे जो सुभाष चंद्र बोस भी रह चुके हैं। भारतीय टंकन और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899। क्या? भारतीय टंकन और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 की बात करें तो पाउंड को भारत में वैध कर दिया गया, अर्थात पाउंड भारत में चलना शुरू हो गया। एक पाउंड 15 रुपए के बराबर होता था। क्या? एक पाउंड किसके बराबर होता था? 15 रुपए के बराबर होता था। रुपए को सोने से माप पे रखा गया, अर्थात रुपए को स्वर्ण पर माप पर रखा गया। जो सहकारी समिति अधिनियम है 1904, वो भी पारित किया गया। कौन सा अधिनियम है? हमारे सहकारी समिति अधिनियम 1904 पारित किया गया। किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समिति अधिनियम पारित कर दिया गया। किसानों को क्या? सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया। फिर बात करें प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत 1904 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर भारतीय पुरातत्व विभाग या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, और सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। इसे सर जॉन मार्शल। फिर तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में रूस का प्रभाव बढ़ रहा था, अतः 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक सेना तिब्बत में भेजी गई। दलाई लामा ल्हासा छोड़कर भाग गया। इस वजह से क्या होता है? दलाई लामा ल्हासा तिब्बत में एक जगह है, उसको छोड़कर भाग जाता है। दलाई लामा तिब्बत का धार्मिक और राजनीतिक गुरु था, वो तिब्बत को छोड़ के भाग जाता है। तिब्बत पर 75 लाख रुपए का युद्ध हर्जाना लगाया जाता है। फिर तिब्बत यह युद्ध हर्जाना दे नहीं पाता, इस वजह से तिब्बत क्या 75 वर्षों के लिए चुंबी घाटी अंग्रेजों को दे देता है, अर्थात अंग्रेजों का 75 वर्षों के लिए चुंबी घाटी पर अधिकार हो जाता है। 1908 में अंग्रेजों और दलाई लामा के बीच में दोबारा से समझौता किया गया और युद्ध हर्जाना 25 लाख रुपए कर दिया गया, और चुंबी घाटी को भी हमारे तिब्बत को वापस दे दिया गया। अब इन्हीं के टाइम पे क्या दिल्ली दरबार आयोजित होता है। 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। इनके टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम। अब लॉर्ड कर्जन ने राजा महाराजाओं के विदेश यात्रा पर भी रोक लगा दी। यदि वो विदेश यात्रा करते हैं राजा महाराजा, तो जो हमारे कर्जन है उनसे पूछ कर ही करेंगे। लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना भी की। किसकी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना। हमारे कर्जन को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि कर्जन के टाइम पे हमारे बंगाल का विभाजन किया गया था। क्या किया गया था? बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। 1905 में बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, जैसे हमारा पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। क्या किया? पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दो भागों में बांट दिया गया। जो हमारा पूर्वी बंगाल है उसमें बांग्लादेश असम का क्षेत्र आता है, जिसकी राजधानी ढाका थी। यहाँ पे 1.90 करोड़ मुस्लिम आबादी, और बंगाली हिंदू की बात करें तो 1.20 करोड़ बंगाली हिंदू थे, जो क्या है
धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम 1.90 और हिंदू हमारे 1.20 हो गए थे। दूसरा था हमारा पश्चिम बंगाल, ये हमारे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों को मिला के इसकी राजधानी कलकत्ता को बनाया गया। गैर बांग्ला भाषी हमारे 4.5 करोड़ और बांग्ला भाषी क्या 90 करोड़ रह गए, अर्थात इसे भाषा अल्पसंख्यक बना दिया, अर्थात बंगाली इसमें कम रह गए। अब वो कर्जन की बात करें तो कर्जन से पूछा कि ये विभाजन क्यों किया, तो कर्जन ने बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया, प्रशासनिक अव्यवस्था। वो कहता था बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र है कि हम एक बार में इसका प्रशासन को एक साथ नहीं संभाल सके, इसलिए इसको टुकड़े किए गए। लेकिन कर्जन क्या है, वास्तव में बंगाली हिंदुओं में बढ़ती हुई जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनको कुचलना चाहता था। वह चाहता था कि इससे क्या होगा, उनकी भावनाएं कुचल जाएगी और वो हतोत्साहित हो जाएंगे। कर्जन ने कुछ सैनिक सुधार भी किए, और सैनिक सुधार की बात करें तो सेनापति किचनर ने सैनिकों के लिए किचनर टेस्ट शुरू किया, जो आज भी चलता है। सैनिकों में जो एडमिशन होता है, ये भर्ती के समय एक टेस्ट कराया जाता है, शारीरिक टेस्ट, किचनर टेस्ट, वो हमारे कर्जन के टाइम पे शुरू किया था। क्वेटा पाकिस्तान में सैनिक अधिकारियों के मिलिट्री प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई। कहाँ पे, क्वेटा पाकिस्तान। क्वेटा पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार वो भी रखे गए। सैनिक सदस्य की नियुक्ति पर लॉर्ड कर्जन और किचनर में विवाद हो गया था, और लॉर्ड कर्जन ने इसी बात पे इस्तीफा दे दिया। हमारे अब कर्जन है, कर्जन के बाद कौन आते हैं, हमारे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910 तक। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के टाइम पे की गई थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पे मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में सूरत अधिवेशन बुलाया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 में वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जिन्हें क्या वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया था। ये हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे पहले भारतीय जिन्हें क्या वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें नियुक्त किया गया था। फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात करें तो पहले भारतीय जिन्हें गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। पहले भारतीय जिन्हें बिहार उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। पहले भारतीय जिन्हें महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, अर्थात एडवोकेट जनरल बनाया गया। और पहले भारतीय जिन्हें इंग्लैंड सरकार में शामिल किया गया। ये कौन थे हमारे, SP सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगले वायसराय आते हैं हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, 1910 से 1916 तक। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय की बात करें 1910 से 1916 का शासनकाल, इन्हीं के शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में सूरत का नमक विद्रोह हुआ था, ये भी हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम पे हुआ था। अगले हमारे वायसराय आते हैं 1916 से 1921 तक, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। 1916 में किसकी स्थापना हुई थी, होम रूल लीग की। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में SP सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था। कहाँ का गवर्नर, उड़ीसा और बिहार का गवर्नर किसे बनाया गया, हमारे SP सिन्हा। फिर हमारे जो चैम्सफोर्ड है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इन्हीं के टाइम पे तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1919 से 1921 के बीच। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध हमारे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। फिर आते हैं हमारे अगला वायसराय, ये हमारे लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक। लॉर्ड रीडिंग क्या थे, ज्यूइश थे, अर्थात यहूदी थे। 1923 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में भारत में नमक कर कानून पारित किया गया था। कौन सा, नमक कर कानून या सॉल्ट टैक्स लॉ, ये हमारे 1923 में पारित किया गया था। 1926 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में अब्दुल रशीद के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी। इन्हीं के शासनकाल में क्या अब्दुल रशीद ने क्या किया, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी थी। कहाँ पे, दिल्ली में। कब, 1926 में। फिर आते हैं हमारे इरविन साहब, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक इनका शासन रहा। भारतीय रियासत समिति या बटलर समिति इन्हीं के टाइम पे बनाई गई थी। गठन की बात करें 1927 में गठित की गई। भारतीय रियासत समिति को भी बटलर समिति कहते हैं। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारतीय रियासतों और अंग्रेजों के बीच में संबंधों की जांच के लिए 1927 में भारतीय रियासत समिति या बटलर समिति बनाई गई थी। 31
अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने दीपावली घोषणा पत्र भी जारी किया था। इरविन ने क्या किया था? दीपावली घोषणा पत्र जारी किया था। फिर आता है हमारे क्या, लॉर्ड विलिंगटन। 1931 से 1936 तक लॉर्ड विलिंगटन ने स्वयं को मुसोलिनी कहा था। लॉर्ड विलिंगटन ने क्या कहा था? खुद को मुसोलिनी कहा था। लॉर्ड विलिंगटन ने गांधी जी के लिए कहा था कि दुनिया की बहुत ही सुंदर, ये दुनिया बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती अगर गांधी जी नहीं होते। अगर गांधी जी नहीं होते तो दुनिया बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती। इसके बाद हम आते हैं हमारे लॉर्ड लिनलिथ को। ये हमारे 1936 से 1944 तक रहे। लॉर्ड लिनलिथ ने भारतीय सेना के लिए आधुनिकीकरण के लिए चैटफील्ड कमेटी का गठन किया। क्या? लॉर्ड लिनलिथ ने भारतीय सेना के लिए आधुनिकीकरण के लिए क्या, चैटफील्ड कमेटी का गठन। भारत में गवर्नर जनरल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? लॉर्ड लिनलिथ का। कब? 1936 से 1944 तक। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड वेवेल। कौन आते हैं? लॉर्ड वेवेल, जिनका शासन 1944 से 1947 तक रहा। लॉर्ड वेवेल पहले भारतीय या ब्रिटिश भारत का पहला मुख्य सेनापति था। क्या है? पहले भारत का या ब्रिटिश भारत का मुख्य सेनापति था। 1946 में लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में भारत में 9 सेना विद्रोह हो गया था। रॉयल आर्मी रिवोल्ट हो गया था इन्हीं के शासनकाल में, और लॉर्ड वेवेल ने इस विद्रोह को शांतिपूर्वक तरीके से खत्म कर दिया। 1946 में लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में भारत में 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की, जून 1948 में या इससे पहले भारत आज़ाद हो जाएगा, इस तरह की घोषणा करते हैं। तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में भारत में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री एटली, उन्होंने घोषणा की कि जून 1948 से पहले पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से 1948 तक ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय भी हमारा लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी हमारा लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर आता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी, जून 1948 से 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। 1950 में भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, भारत में राष्ट्रपति पद बना दिया गया। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने क्या किया, गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय, इन पदों के बारे में देखा, ब्रिटिश समय के और भारतीय समय के, तो इन सब के बारे में जानने का प्रयास किया। तो हमारे 3 पार्ट के अंदर बनाया गया सीरीज थी, तो ये आपको इससे पहले तीनों पार्ट देखने चाहिए। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारे रिवीजन मोड के वीडियो हैं, अर्थात कम समय में ज़्यादा जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।